हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, शाबाश होने चाहिए। तो बच्चे, आज जो हमको डिस्कस करना है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिकली, वो क्या था? हमने वहां पे बात करी थी रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। लेकिन आज लेकिन क्या है, आज हम बात करना चाहेंगे किसके ऊपर? आज हम बात करना चाहेंगे ग्राफ्स कैसे बनते हैं रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसे बनता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द टॉपिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो पहले ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ में एक्सेस बनाना है। और ध्यान रखें, ग्राफ पे अगर आपने एक्सेस नहीं बनाए हैं तो वो यूजलेस है, फिर आप उसके अंदर कुछ भी बनाइए। रो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर टी, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा ये ग्राफ किस किस के लिए है। ये 3 ग्राफ आपको बेसिकली लर्न करने हैं। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। दिस ग्राफ, सबसे पहले की ग्राफ की शेप है हमारे पास ये दिस ग्राफ इज फॉर कंडक्टर्स यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। फिर सेकंड ग्राफ इज लाइक दिस ग्राफ इज फॉर अलॉयज। अब अलॉयज में क्या जाएगा? नाइक्रोम, मैंगनीज एक्सेट्रा। फिर हमारे पास है ये ग्राफ की शेप, एंड दिस ग्राफ इज फॉर insulators and semiconductors। अब सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है हमारे पास? सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होता है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल है हमारे पास SI, जर्मेनियम GE। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका ग्राफ। तो बेसिकली 3 तरीके के ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ था हमारे पास ऐसे, यानी कि ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ध्यान रखना है एक बात, रेजिस्टिविटी मटेरियल कांस्टेंट होती है, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। लेकिन अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी बदलती है, जिसको बोलते हैं मटेरियल के अंदर जो चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज होती है नंबर डेंसिटी और एक चीज होती है रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा, ये क्लास 10 सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है, और वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी बदल जाती है। ठीक है, तो जैसा ग्राफ आपको रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर दिख रहा है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स, यानी कि अगर कॉपर की एक वायर है और मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, बड़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, दूसरा फॉर एलॉयज, अगर मैं बात करता हूं नाइक्रोम, मैंगनीज एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है नाइक्रोम, मैंगनीज। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है लीनियरली, इसका मतलब एक वे में, एक पर्टिकुलर वे में चलती है। ओके, अब बात थी हमारे पास फॉर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर, जैसे मैंने रेजिस्टिविटी के लिए बात करी है वैसे मैं रेजिस्टेंस के लिए बात करूंगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एलॉयज का भी बढ़ता है, लेकिन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का कम हो जाता है। तो जैसे जैसे कोई वायर हीट होती रहती है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अगर वो कॉपर की है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल ये है कि ओम्स लॉ के ऊपर जब आप फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, या एक्टिविटी जो आपके सिलेबस में है, उस पर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक वायर आपको मिलती है। दैट वायर इज जनरली मेड अप ऑफ कांस्टेंटिन, यूरेका वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो एक एलॉय है। उस वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट को लगातार होने दें तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस को जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी R=V/I से, जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू बदलती चली जाएगी। और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट लंबा करते चले जाओगे और ऑफ नहीं करोगे सर्किट को,
रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम आपने कैलकुलेशन किया, रेजिस्टेंस निकल के आया 2 ओम, आपने बाद में कैलकुलेट किया, पॉसिबल है वो 2.3 ओम आ जाए, बाद में कैलकुलेट किया, पॉसिबल है 4.3 आ जाए, जबकि रेजिस्टेंस द कांस्टेंट वैल्यू, वायर वही थी, लेंथ वही थी, एरिया वही था, तो रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए था। लेकिन सेम इसलिए नहीं आया, इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि लगातार जब आप उसको वोल्टेज देते रहते हैं, जब पावर सप्लाई देते रहते हैं, देयर इज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वायर एंड हेंस देयर इज इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस। तो ये बात ध्यान रखना कि इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है जब टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैंने ओम्स लॉ में आपको लिखवाया था कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस विद इन ब्रैकेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आपने बदल दिया तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता, तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं आता। अब एक बात सुने, जो ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनको V प्रोपोर्शनल टू I जिनके लिए नहीं होता, दे आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो मेरे पास वायर है ना, इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तो चलो हम वायर नहीं बनाते, लेकिन हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वोल्टेज के प्रोपोर्शन में करंट नहीं बदलती, ठीक है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर्स। मैं बताना चाहूंगा कि V प्रोपोर्शनल टू I क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होता, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, एंड दोज कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। सो नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दैट मींस दे डू नॉट वेरीफाई V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ग्राफ मैंने आपको यहाँ समझा दिए। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ को एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश ना करें आप, वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ आपको समझने जरूर होते हैं। ये आपको रिफ्रेशर बुक में मिल सकते हैं, लेकिन क्लास 10 के बच्चों को इन ग्राफ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेंगे। क्वेश्चन किसी भी बुक से आ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी बन के आ सकते हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप इन सब चीजों को पढ़ के चलेंगे तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर भी दे पाएंगे, और ये क्लास 10 के बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस न्यूमेरिकल कैसे की जाएगी। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, बात करते हैं कि कैसे चीजें होंगी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करता हूं। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ऐसा जनरली। वो क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इंक्रीजेस या इफ इट इज स्ट्रेच्ड। किसी एक वायर को अगर आप सिर्फ खींच देते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल कांस्टेंट। कॉपर की वायर को अगर मैं टेम्परेचर ना बढ़ाऊं, ध्यान रखना टेम्परेचर प्रेशर को अलग रखिए, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से रेजिस्टिविटी नॉर्मली नहीं बदलती। एग्जांपल, अगर मैं किसी कॉपर वायर को स्ट्रेच कर देता हूं, खींच देता हूं, तो रहेगी फिर भी वो कॉपर वायर ही, ठीक है, उसकी बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, वो उतना ही कंडक्शन फिर भी करता है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। हाँ, रेजिस्टेंस चेंजेस। कंडक्शन की बात अगर मैं कहूँ, कंडक्शन में चेंज आ सकता है अगर लेंथ आप बढ़ाएं, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है लेंथ बढ़ाने पर। वो हमने पढ़ा था, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, जिससे R इक्वल टू ρL/A आया था। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑन इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मैं इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, कुछ भी करूं, वायर को कट कर दूं बहुत सारे पीसेज में, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ये बात ध्यान रखनी है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि बार बार सुनने के बाद भी कुछ बच्चे एग्जाम में गलती लिख के आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप किसी वायर का टेम्परेचर ना बदलें,
प्रेशर ना बदलें, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। उसकी लेंथ को कुछ भी कर लो, उसके एरिया को कुछ भी कर लो, ठीक है, कितनी भी लेंथ खींचो, कितना भी उसको कंप्रेस करो, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। कुछ भी कर लो, वायर को बहुत सारे पीसेस में कट कर दो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, क्योंकि वो मेटल कॉपर था और अब भी कॉपर रहेगा, उसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। दैट मींस क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड। ये पार्ट था इंक्रीज्ड, लेंथ को जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? आंसर आता है नो चेंज। ध्यान रखें, आंसर नो चेंज। दूसरा पार्ट था इसका व्हेन इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड, लेंथ को कम कर दिया, आंसर नो चेंज। तीसरा पार्ट व्हेन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड, वायर को मोटा कर दिया, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी? आंसर नो चेंज। अगर उसके एरिया को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी? आंसर नो चेंज। रेजिस्टिविटी पे फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं इसमें टेम्परेचर का जिक्र होता है, तो ध्यान रखें। ऐसा 99.9% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसके अंदर वायर की लेंथ बढ़ रही होगी, घट रही होगी, एरिया इंक्रीज हो रहा होगा, एरिया डिक्रीज हो रहा होगा, और आपसे पूछते हैं व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी? आंसर इज नो चेंज। गॉट इट? आंसर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। और रेजिस्टेंस कैसे बदलता है उसी के बारे में आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये तो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब बात करता हूं मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये न्यूमेरिकल है, एक सिंपल न्यूमेरिकल जिसमें मैथमेटिकल वैल्यू होती है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, ढंग से सुनिएगा, और उस वैल्यू को जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको गिवन क्या है, और फिर हम उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बताना है, यानी कि क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपको बताना है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ इज 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 मीटर स्क्वायर, तो ए मिल गया आपको। गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर आपको दे रखी है 2 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, दिस सिंबल इज फॉर ओम। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि ओम जो होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं और सिंबॉलिकली आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा, इसका एक्चुअल नाम होता है ओमेगा, लेकिन हम ओम के लिए सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो रो इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज 2 into 10 to the power minus 8, लेंथ 2 मीटर अपॉन एरिया 4, ठीक है। मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूं, अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इज ओम मीटर, लेंथ इज इन 2 मीटर, एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, ठीक है, 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बचता है, 2 से मैं 4 को 2 टाइम्स में कट करता हूं और इस 2 से इस 2 को कट कर देता हूं, तो व्हाट इज लेफ्ट, R is equal to 10 to the power minus 8, और यूनिट क्या बची, सिर्फ ओम बचा, ओम। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। ये एक सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल है कि आपको एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर ना देके 4 मिलीमीटर स्क्वायर दे दिया हो, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कन्वर्जन बताता हूं कि जब कन्वर्ट करना होगा एरिया को मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर में करना होगा, मीटर स्क्वायर में करना होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना होगा, तो कन्वर्जन क्या चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा आता है। तो देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, तो जब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर करूंगा तो 10 to the power minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2।
अब बात करते हैं कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है। अब जो मैं अब क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको करने की एक स्पेशल टेक्निक है। मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि वन लाइन में आंसर कैसे बताया जाता है उस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप उसको प्रॉपर तरीके से जरूर सीखें, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड वे में लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारेंगे। शॉर्टकट इज ओनली फॉर द चेकिंग ऑफ द आंसर, कि आपने आंसर सही लिखा है, सही निकाला है कि नहीं, सिर्फ उस काम के लिए होगा वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो लेंथ पहले थी उसकी डबल हो गई सेकंड वाली वैल्यू। यानी कि इनिशियल लेंथ अगर आपके, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन में दे दिया है, यहां पे मैं दो चीजें लिखूंगा, इनिशियल क्या हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है। इनिशियल और फाइनल केस में क्या हो रहा है, फाइनल केस। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन था अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या थी, इनिशियल रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूं, लेंथ को L1 मान लेता हूं, एरिया को A1 मान लेता हूं, और रेजिस्टिविटी को रो। फाइनल केस में क्या है, रेजिस्टेंस को R2, लेंथ को L2, एरिया को A2 और रेजिस्टिविटी रो। अब एक बात समझनी है, मैंने इनिशियल केस में R1, L1, A1 लिखा और रो लिखा, रो 1 नहीं लिखा, और यहां पे मैंने R2, L2, A2 लिखा, रो लिखा, लेकिन रो 2 नहीं लिखा। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वायर को अगर मैं स्ट्रेच भी कर दूं ना, देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। और क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहेगी तो जो चीज सेम रहती है उसको हम 1 और 2 नहीं लिखते, उसको हम सीधा रो और रो लिख देंगे। जो बदल रहा है उसको 1 और 2 की फॉर्म में लिख लीजिए, जो नहीं चेंज हो रहा उसको हम सिर्फ रो लिख देंगे। ठीक है बेटा, उसको सिर्फ वैसे ही छोड़ देंगे। अब सुनिए, अब आपसे ये पूछा था अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि लेंथ, फाइनल लेंथ जो थी वो इनिशियल लेंथ की ट्वाइस हो गई। फाइनल लेंथ बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू 2L1। ठीक है, if the initial resistance of the wire is R1, if the initial resistance is R1, then find its new value। find its new value का मतलब find new resistance, यानी कि आपको R2 निकालना है। ये था क्वेश्चन। L2 इक्वल टू 2L1 दे रखा है आपको, और आपसे पूछा है कि R2 निकालो व्हेन इनिशियल रेजिस्टेंस इज R1। ये क्वेश्चन में था। ठीक, अब सुनिए इसको करते कैसे, इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो समझिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं इनिशियली R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। ये फॉर्मूला सुन रखा है हमने, R इक्वल टू रो L अपॉन A, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 आ जाएगा, ये होता है। अच्छा, फाइनली अभी नोट नहीं करना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा और इसको मैं रिमूव कर सकता हूं यहां से। फाइनली अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखता हूं तो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 लिखता हूं, आएगा ये केस। अभी कुछ नोट नहीं करना, समझना है पहले। दोनों फॉर्मूले ऐसे बनेंगे, R1 है तो L1 A1 है, R2 है तो L2 A2 है, रो दोनों जगह रो ही रहेगा। ठीक, अब एक चीज, मैं इससे आगे, इसके आगे सॉल्यूशन करता हूं तो कहीं मैं फंस सकता हूं। ठीक है, इससे पहले कि मैं फंसूं मैं कुछ चीजों का इंतजाम पहले से कर लेता हूं, और वो कौन सी चीज होंगी देखते हैं। तो मैं इस चीज को अभी ना लिख के पहले कुछ बताता हूं आपको। ये तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, जो जो हमारे पास अवेलेबल है। एक बात सुनिए बेटा, मेरे पास एक कॉपर वायर थी मोटी सी, अगर मैं इसको खींच के लंबा कर देता हूं तो क्या क्या होगा, एक मोटी थिक कॉपर वायर को। ठीक है, इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ थिक कॉपर वायर, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट एरिया डिक्रीजेस, वो थिन हो जाती है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगा, वो है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम होता है अमाउंट, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर है। पहले भी उसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर 20,000 पार्टिकल थे मोटी वायर के अंदर, तो जब मैं इसको खींच के लंबा करूंगा ना तो भी इस पूरी वायर के अंदर 20,000 ही रहेंगे। यानी इनिशियल केस में और फाइनल केस में वॉल्यूम सेम रहेगा। एंड इफ द वॉल्यूम रिमेन सेम, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको
मैथ से इस बात को समझना है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से चैप्टर, मेंसुरेशन बोलते हैं उसको। वहां पर आपने पढ़ा होगा अ क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, अ क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, ठीक है, अ स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने इन दोनों की दोनों फिगर की वॉल्यूम को इक्वेट किया होगा। आपने देखा होगा कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा अगर वॉल्यूम मैं स्फीयर से सिलेंडर बना रहा हूं तो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारे ट्रांसफर हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारे ट्रांसफर हो गए, अमाउंट पूरा ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। और जब वॉल्यूम सेम रहता है तो क्या होगा, यानी इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 लिख दूंगा। इस केस में वॉल्यूम सेम रहेगा, और वॉल्यूम जब सेम रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम की जगह V1 की जगह लिखूंगा एरिया इनटू लेंथ, और इस वॉल्यूम की जगह भी एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ ही होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया जो होता है यहाँ पे सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और लेंथ इसकी L हो गई, जिसको हम H भी लिख लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है ना। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, H क्या है, लेंथ, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ। इसी तरीके से अगर क्यूबॉइड की हम बात करें तो वहां होता है उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच फॉर क्यूबॉइड। अगर ये केस मैं क्यूबॉइड के लिए बनाता हूं तो क्यूबॉइड के लिए हमारे पास वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच। ये L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, और ये जो H होती है उसको हम उसकी लेंथ मान सकते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ, H की जगह लेंथ आ जाता है। वही हर वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ ही है, अब वो अलग अलग वेज में लिखा जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं एरिया इंटू लेंथ। ओके, अब सुनिए, तो शेप कोई भी वो मैटर नहीं करता, बस ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ लिखा जा सकता है किसी भी फिगर के लिए। अब इससे मैं क्या लिख पाऊंगा, इससे मैं ये लिख पाऊंगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 आ जाएगा। कैसे लिखा मैंने, A1 के नीचे A2 चला गया, L2 के नीचे L1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये बात क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखता हूं नाउ केस 1। केस 1 में R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 था। केस 2, केस 2 में क्या था, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 था। ठीक है, ये रो L1 अपॉन A1, दिस इज रो L2 अपॉन A2। अब क्या करना है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 अपॉन रो L1 अपॉन A1। तो क्या निकल के आ गया, रो से रो कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप कैसा आएगा, L2 अपॉन A2 इंटू रेसिप्रोकल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, तो A1 अपॉन L1 आ जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिखता हूं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। ये हमारे पास आया। अब ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास सॉल्व करने के लिए, कोई भी जिसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा हो या एरिया में डिक्रीमेंट हो रहा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू कि उसको स्ट्रेच कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहां तक जो मैंने आपको लास्ट ये पार्ट बताया, यहां तक तो आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ चेंज आएगा इसके बाद। मतलब ये हो गया कॉमन पार्ट टू ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, जिसमें लेंथ का इंक्रीमेंट हो या लेंथ का डिक्रीमेंट दे रखा हो, या आपके पास एरिया में इंक्रीमेंट दे रखा हो या एरिया में डिक्रीमेंट दे रखा हो। ये चार ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। इन चारों में से किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए यहां तक आपको एज इट इज करना है। अब इसके बाद आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी हो। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, आपको L2 इक्वल टू 2L1 दे रखा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे।
अब इसके बाद इसके आगे R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, वो मैं वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोड़ लेता हूं। अभी इसको भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ का जिक्र हुआ है, एरिया का जिक्र नहीं हुआ है, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं एरिया को रिप्लेस करके लेंथ ले आऊं। ठीक है, दैट मींस इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड देयर इज इंक्रीमेंट इन द लेंथ, दैट मींस वी नीड टू चेंज एरिया इनटू लेंथ। And how we can change that? It is given in equation number 1. L2 upon L1. L2 upon L1 जो है वो A1 upon A2 की जगह है। तो इस क्वेश्चन में जो A1 upon A2 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? A1 upon A2 की जगह क्या लिख सकते हैं? L2 upon L1। तो ये जो A1 upon A2 है, इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ L2 upon L1। ठीक है, तो क्या आता है? R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 होल स्क्वायर। बस यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। L2 आपको क्वेश्चन में गिवन था 2L1। इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट द फाइनल लेंथ इज ट्वाइस द इनिशियल लेंथ, देन होल स्क्वायर भी था, लेंथ से लेंथ गया 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4। तो R2 आपके पास निकल के आ गया 4 into R1। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट मींस द रेजिस्टेंस बिकम्स 4 times the initial value. This is the systematic way how to do such kind of question. यही प्रॉपर तरीका है। किसी और तरीके से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप शॉर्टकट मारेंगे, उसके कोई फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स विद 2 marks और 3 marks, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा दिस इज द सिस्टमैटिक वे, कोई शॉर्टकट नहीं मारने आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसी वैरायटी के एक दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें लेंथ में चेंज ना होके एरिया में चेंज हो, तब क्या करेंगे? ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर सकते हैं, फटाफट से एक बार इसको देख लें, मीनवाइल मैं आपको फिर क्वेश्चन बताता हूं। और उसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा, सॉल्यूशन का बता दूंगा, तब मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन को चेक करने का शॉर्टकट क्या है, कि आपको पता लग जाए एक ही लाइन के अंदर किसका आंसर सही है कि नहीं है। ओवर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिमिलर मैनर में। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन a silver wire is compressed in such a way that its area becomes 4 times of its initial value. एरिया जो है वो पहले वाले एरिया का 4 टाइम्स हो गया, यानी कि अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा A2 is given 4A1। जब कंप्रेस करते हैं तो एरिया बड़ा होता है, क्यों? एक थिन वायर थी, इसको कंप्रेस करोगे तो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी और एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, सो A2 becomes 4A1, A2 is equal to 4A1 आ गया। ठीक है, अब सुनिए, of its initial value find the resistance and resistivity which is obtained finally। मैं दोबारा बता रहा हूं कि a silver wire is compressed in such a way that its area becomes 4 times of its initial value, full stop, calculate its new resistance and resistivity। ये क्वेश्चन ने पूछा, तो मुझे इसमें एक क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व करे ही पता लग जाएगा, किसका? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का आंसर क्या आएगा? एरिया को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, रेजिस्टिविटी क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। तो आंसर फॉर रेजिस्टिविटी विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। ये आंसर तो बिना सॉल्व करे ही आ जाएगा, मुझे सिर्फ सॉल्व करना है रेजिस्टेंस। अब वो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। A2 is equal to 4A1 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं कैसे करूं? एज वॉल्यूम V1 is equal to वॉल्यूम 2, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, देखते रहिए जैसे हमने किया था। यहां मैं लिखता हूं उसको सॉल्यूशन में।
सोल्यूशन बेसिकली यहीं से चालू हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन A2 इक्वल टू 4A1 आपको गिवन है। तो एज V1 इक्वल टू V2, वॉल्यूम बराबर रहेगा, और अगर वॉल्यूम बराबर रहेगा तो क्या लिखोगे, A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। क्वेश्चन बदल गया लेकिन मेथड अभी वही चल रहा है। A1 L1 इक्वल टू A2 L2, दैट मींस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, इक्वेशन नंबर 1। ये तो एज इट इज करना ही करना है। अब इसके बाद फर्स्ट केस, in the first case R1 is equal to rho L1 upon A1. In the second case R2 is equal to rho L2 upon A2. This is equation number 2 and this is equation number 3. तो अब क्या करना होगा, अब आपको इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है। और डिवाइडिंग equation 3 by equation 1, we get R2 upon R1 is equal to rho L2 upon A2 upon rho L1 upon A1। रो से रो कैंसिल, तो L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है इसको मल्टीप्लाई करके आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। तो अब क्या आता है बच्चे, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। लेंथ को लेंथ के साथ लिख लिया, एरिया को एरिया के साथ लिख लिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको मान सकते हैं। यहां तक तो आपको करना ही है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, सेम एज इट इज। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है बच्चे कि जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है इसको मुझे यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस किसको करना है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एरिया बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। एरिया के बारे में दे रखा है, लेकिन एरिया के बारे में तो दे रखा है, लेंथ के बारे में नहीं दे रखा। तो इसका मतलब लेंथ को रिप्लेस करेंगे और एरिया लेके आएंगे, उल्टा काम करना है। पिछली बार क्या किया था हमने, लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन था तो हमने एरिया हटा के लेंथ ले आए थे। इस बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एरिया दे रखा है तो हम लेंथ को हटाएंगे और एरिया को लेके आएंगे। तो कैसे, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। L2 अपॉन L1 की जगह मैं A1 अपॉन A2 लिख लूंगा, A1 अपॉन A2 इंटू दूसरा A1 अपॉन A2 तो आपके पास है ही। ध्यान रखना कभी भी इस केस में कैंसिल नहीं हो सकते। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया। हमेशा A1 ऊपर है तो A1 ही आएगा, A2 नीचे है तो A2। ऐसा हो सकता है कि उल्टा आ जाएगा, आपने इसको उल्टा कर रखा है तो, लेकिन ये कैंसिल कभी नहीं होंगे। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत लिखा है। ओके, देन इट इज A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है। A2 is equal to 4A1, it is given in question। A2 is equal to 4A1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 अपॉन A2 की जगह आपको लिखना है 4A1 होल स्क्वायर। A1 से A1 कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 1 अपॉन 16। ठीक है, तो फाइनली कितना आया आपके पास, यहां मैं आंसर को लिख देता हूं। यहां से फाइनली आपके पास आया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, दैट गिव्स यू व्हाट, R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 16। दैट मींस द न्यू रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन 16 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। ये इसका आंसर निकल के आता है। ध्यान रखिए, ये जरूरी हमेशा नहीं है कि आपसे फाइनल रेजिस्टेंस ही पूछा जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियल रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए जबकि फाइनल रेजिस्टेंस गिवन हो, यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि R1 इज आस्क्ड बट R2 इज गिवन। ठीक है, तो जैसे अगर यहां तक सब कुछ सही रहेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि R1 निकालना है मुझे और R2 मुझे दे रखा हो, तो R1 कितना आ जाएगा इससे, R1 इज इक्वल टू 16 R2। ठीक है ना, तब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, R1 इधर आ जाएगा और 16 R2, तो R1 इज इक्वल टू 16 R2। लेकिन R2 निकालना है तो R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 16। ठीक है, ये थे बेटा दो वैरायटी के क्वेश्चन।
इसी तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपके रेजिस्टिविटी के बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊं कि इसका शॉर्टकट क्या है, किस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने उस तरीके से एग्जाम में कर दिया तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होता है, ये शॉर्टकट सिर्फ इस काम के लिए होता है ताकि आपने फाइनल जब चेक इसको कर लिया तो आपको पता लगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, वही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए नोट करके, फर्स्ट पार्ट, व्हेन लेंथ इज गिवन, लेंथ इज गिवन का मतलब जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो आपको लेंथ में दे रखा है कि लेंथ बिकम्स डबल, लेंथ बिकम ट्रिपल, लेंथ बिकम 1/2, कुछ भी दे रखा है, तो आपको जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R2 वो आएगा n स्क्वायर R1 के, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। अभी मैं आपको इन दोनों फॉर्मूला को वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 टाइम्स हो गया, क्या हो गया। इसी तरीके से सेकंड आपके पास है व्हेन एरिया इज गिवन, अगर एरिया की बात करते हैं तो उस एरिया में R2 इज इक्वल टू R1/n स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ये होता है जब एरिया आपको गिवन हो, और n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कि ये फॉर्मूले सही कैसे हैं। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बोलूंगा मैं, इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लिखा था कि लेंथ बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यही क्वेश्चन में था, और आंसर हमारे पास कितना आया था, आंसर आया था R2 इज इक्वल टू 4R1, और क्वेश्चन में क्या था, लेंथ बिकम्स डबल। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख दूं, डबल कर दूं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा R1, और आंसर कितना आ गया 4R1। ये वही आंसर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा सॉल्व करने के बाद निकाला था, डायरेक्ट 4R1। अगर लेंथ डबल हो गई तो लेंथ का डबल जो है ना 2 टाइम्स, वो n को 2 आप यहां कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपको सीधा ये 4R1 मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। अब बात करते हैं एरिया वाले की, जो मैंने फोर्थ आपको क्वेश्चन बताया अभी। इस क्वेश्चन में ये पता था कि एरिया बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो अगर एरिया 4 टाइम्स था तो मुझे n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, किस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में। अगर n की वैल्यू में 4 पुट कर दूं, क्योंकि एरिया गिवन था, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। n की वैल्यू 4 रखूंगा यहाँ पे, तो R2 इक्वल टू R1/4 स्क्वायर, दैट मींस R1/16। यही तो आंसर निकाला है आपने अभी, इतना पूरा बोर्ड भर के आपने यही तो आंसर निकाला है। तो ये है डायरेक्ट, इस तरीके से आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन का एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ क्या है, बात यह है कि इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड तरीका जो मैंने पूरा बताया है बोर्ड के ऊपर वही यूज करना है। शॉर्टकट मारेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स, ठीक है बेटा, राइट। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास से हमारे रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड मैं ये बताना चाहूंगा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ताकि आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। और अगली जो क्लास है वो हमारी इस चैप्टर की सबसे धांसू क्लास है। धांसू का मतलब समझते हैं ना, सबसे जबरदस्त वाली, क्योंकि वो एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसके ऊपर बेस्ड इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल टफेस्ट माने जाते हैं, ठीक है, वो कैटेगरी होगी, और उसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होगी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम पहले उसको डेरिवेशन देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। इस टाइप के और जितने क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में जो भी क्वेश्चन मेरे कर डालिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो आपको ना इस टॉपिक के ऊपर, सेंड इट टू मी, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी बुक का जो आपको ना है, ठीक है बेटा। तो प्लीज एंश्योर दैट, अपना बहुत ख्याल रखिए, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना है, और अटेंटिव होकर पढ़ना है, ताकि किसी को ये ना लगे कि आप इस पीरियड के अंदर कहीं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो टाइम वेस्ट होगा वो बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है बेटा। हम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं करिए, ओके। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, तब तक के लिए